गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, आज हम चरक संहिता स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से देखिए, चरक संहिता फर्स्ट ईयर में जब आप थे तो आप लोगों ने पदार्थ पढ़ी थी। यानी हम कह सकते हैं जो पदार्थ विज्ञान थी वो चरक संहिता का एक छोटा सा रूप थी। यानी अब हम डिटेल में चरक संहिता पढ़ेंगे। यानी चरक संहिता क्या है, बेसिकली एक संहिता में आती है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने भागवत संहिता यानी अष्टांग हृदय पढ़ी थी। सेकंड ईयर में आप चरक संहिता का पूर्वार्ध पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड ईयर में इसका उत्तरार्ध पढ़ेंगे। फाइनल में आप इसका फाइनल में सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं। यानी हर ईयर में कोई ना कोई आपको संहिता पढ़नी होती है। जब आप आगे पीजी के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि पीजी में इन संहिताओं का ही रोल रहता है। यानी अगर आपको पीजी या ये पीजीटी क्लियर करना है तो जितनी आपकी अच्छी संहिता है उतना आपका कंपटीशन में सिलेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। फर्क नहीं करता आपको रसशास्त्र कितनी आती है, फर्क नहीं पड़ता आपको रोग निदान कितनी आती है, फर्क पड़ता है कि आपको चरक सुश्रुत कितनी आती है। यकीन मानिए, ट्रस्ट करिए कि अगर चरक सुश्रुत और भागवत को मिला दें तो मोर देन 80% कोर्स आपका कवर हो जाता है। तो इन तीनों किताबों को अगर आप कर लेते हैं तो एआई पीजीटी हो, एमओ का पेपर हो, कोई भी पेपर में आपको रोकने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किताबों को सिर्फ इस तरीके से नहीं पढ़ना कि हम पढ़ लें और पास हो जाए। देखिए, पास होना बहुत आसान है। 2-3 दिन पहले किताब उठाओ, पलटो, पास हो जाओगे। लेकिन अगर कंपटीशन लेवल से पढ़ना है तो हमको स्टार्टिंग से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्या कंसेप्ट रह सकता है, या इस कंसेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ये सब जानना जरूरी है। तो देखिए, मेरी कोशिश आपको ये नहीं रहेगी कि मैं पास करा दूँ। देखिए, पास आप हो जाओगे, इतनी मेरी गारंटी। जो मेरे सारे लेक्चर देखेगा, सारी क्लास लेगा, वो पास हो जाएगा। ठीक है, इतना तो मैं क्या कहते हैं खैर बता के चलूँगा। और आपको क्या कहते हैं इतना तो मैं समझा दूंगा कि इतना लिखे आओगे तो पास हो जाओगे। बात आती है अच्छा करने की। आप में और आपके और लोगों में जो क्लास नहीं ले रहे उनमें एक डिफरेंस क्रिएट करना, ये मेरा मोटिव है कि आप जो लोग क्लास ले रहे हैं और वो लोग जो क्लास में नहीं आए उनमें एक डिफरेंस क्रिएट हो। आप क्या कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस क्लास से जाने के बाद आधा आधा घंटा या 40 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट जितने में जो पढ़ा रहा हूँ उतने में आप पढ़ लें एक बार। बस आपको इतना टाइम डेली निकालना है। मैं नहीं कहूँगा आपको 2 घंटे 3 घंटे अलग से देने हैं, इतना नहीं करना। बस जितना मैं पढ़ा दूँ उतना पढ़ लेना है। चलिए, बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से। आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होनी। मिस कर अगर बाई चांस हो गई है, तुरंत इसकी रिकॉर्डिंग देखें। तुरंत क्या कहते हैं इस क्लास को रिकॉर्ड हो रही है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको देख रहे हैं कि मैंने एक बुक का कवर लगाया है चरक संहिता का। तो देखिए, ये एक पंडित जी की लिखी हुई किताब है। पंडित जी शास्त्री जी नाम से किताब आती है, ये काशीनाथ पांडे, वाराणसी की चौकम्बा प्रकाशन की। ये किताब मोस्टली इंडिया में चलती है और इसी किताब से हम पढ़ेंगे। देखिए, नोट से पढ़ाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नोट्स मुझे भी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस क्या करना है, उतार देना है चीज़ों को, या कहते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको लिख देना है। लेकिन मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि अभी से नोट से पढ़ने की आदत मत डालो। बाकी आपकी मर्जी। मैं कोशिश करूँगा अगर आप कहोगे नोट्स तो नोट्स भी आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किताब से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और चीज़ें ज़्यादा आसान लगेंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हमने अभी से आपको स्पून फीडिंग करना स्टार्ट कर दिया तो आगे जाकर आपको कठिनाई होगी। इसलिए मैं अभी से कोशिश करूँगा कि आपका लेवल अभी से अपन हाई करके चलें, जिससे आगे जाके भी अपन को तकलीफ ना हो और सारी बातें समझ में आने लग जाएं। और अभी से आप चीज़ों को पढ़ें, बार 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 याद हो जाएं। कहा भी जाता है कि चरक जितनी बार पढ़ो उतना कम है, यानी जितनी बार आप पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो हम क्यों ना कोशिश करें कि अभी से पढ़ते हुए चलें, जिससे हमको आगे नया ना मिले या कम चीज़ नहीं मिले, या जो मिले वो हमको चीज़ें याद हो जाएं जब तक पीजी तक, जब तक हमारी फाइनल ईयर आए। तो आपको क्या करना है, बस मैं किताब में बताऊंगा कौन कौन से श्लोक आपको पढ़ने हैं। देखिए, नोट्स दूंगा आपको, फिर किताब अलग से पढ़नी पड़ेगी, या किताब में हो सकता है कुछ श्लोक का मीनिंग समझ में ना आए, या ये कन्फ्यूजन है कौन सा श्लोक याद करना है, विमर्श अलग आएगा। तो इससे अच्छा ये है कि अपन किताब ही पूरी डिकोड कर देते हैं। ठीक है, पूरी किताब डिकोड कर देते हैं। यकीन मानिए, आपको रोकने वाला कोई नहीं आएगा अगर आपने मेरे तरीके से पढ़ लिया तो। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, देखिए, पहला चैप्टर है दीर्घन जीवितीय अध्याय। क्या नाम है पहले चैप्टर का? दीर्घन जीवितीय अध्याय। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, चरक संहिता बेसिकली 120 अध्याय हैं। इसमें दो पार्ट में बांट दिया, पूर्वाध उत्तराध। कुछ चैप्टर्स हमको सेकंड ईयर पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर्स थर्ड ईयर में पढ़ने हैं, कुछ स्थान फर्स्ट ईयर पढ़ने, सेकंड ईयर पढ़ने हैं, कुछ स्थान थर्ड ईयर पढ़ने हैं। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपने फर्स्ट ईयर में डिवाइड किया है, तो ये मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए आता है सूत्र स्थान। नाम याद करेंगे सबसे पहले, सूत्र स्थान। सूत्र स्थान देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि माधव निदान श्रेष्ठ है, यानी माधव जो संहिता है उसका निदान स्थान श्रेष्ठ है। बागवटी सूत्र श्रेष्ठ है, या कह सकते हैं जो बागवट है
उसका सूत्र स्थान श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, चरक का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ बताया है और सुश्रुत का शारीरिक स्थान श्रेष्ठ बताया। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान रखना है, हालांकि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आते हैं, लेकिन जितनी पॉसिबल चीज़ आएंगी आपको सब बताऊंगा कि हमारे चरक का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है, जो कि हम थर्ड ईयर पढ़ते हैं। देखिए, अब सेकंड ईयर में सबसे पहले हमको पढ़ना है सूत्र स्थान, जो कि मेन स्थान है और सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। सूत्र स्थान में आपके 30 चैप्टर हैं। जो 30 चैप्टर हैं वो डिवाइड किए गए हैं कुछ चतुष्क में। देखिए, चतुष्क एक वर्ड आया है, चतुष्क। चतुष्क का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 4। चतुष्क मतलब चार, अ ग्रुप ऑफ 4, यानी जिसमें चार लोगों का या चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, डेट इज चतुष्क। तो आपका जो सूत्र स्थान है जिसमें 30 चैप्टर्स हैं, जो सबसे पहले पढ़ना है हमको, उसके अंदर 7 चतुष्क हैं। यानी 7 चतुष्क का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक चतुष्क के अंदर 4 चैप्टर हैं, तो 7 चतुष्क के अंदर 28 चैप्टर हो गए। और जो 2 चैप्टर बचते हैं उसको किसके अंदर रख देते हैं? संग्रह द्वय के अंदर। ठीक, चलिए, बेसिक इंट्रो की पार्ट है तो मैंने कुछ नोट्स आपके लिए लिख रखे हैं। देखिए, बीच में जहाँ भी आवश्यकता लगेगी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इधर लिख रहा है कि 7 चतुष्क हैं, एक संग्रह द्वय है। चतुष्क का मतलब बताया ग्रुप ऑफ 4, यानी एक में 4 हैं तो 7 में 28 होंगे। इन चारों के आपको नाम याद करने हैं, सातों चतुष्क के। एक के अंदर 4 चैप्टर्स हैं और लास्ट में एक संग्रह द्वय है, यानी 7 इंटू 4 28 प्लस 2 30 हो जाते हैं। 30 चैप्टर्स हैं आपके सूत्र स्थान में। पहला चतुष्क है भेषज चतुष्क। तो इनके अंदर 4 चैप्टर्स हैं, नाम आपको याद करने हैं। दीर्घजीप्तियम अध्याय, अपामार्ग तंडुलियम अध्याय, आरगवदीयम अध्याय, षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय। फिर दूसरा जो चतुष्क है दैट इज स्वास्थ्य चतुष्क। इसमें 4 है, मात्रा शीतियो अध्याय, तस्य शीतियम अध्याय, नावेगान धारणीयम अध्याय, इंद्रिया उपकरणीयम अध्याय। तो आपको ये भी याद करनी है। फिर निर्देश है, फिर कल्पना है, फिर इसी तरीके से रोग चतुष्क है, फिर योजना है, फिर अन्नपान है और लास्ट में संग्रह है, जिसमें 2 चैप्टर्स आते हैं। इनकी बात, इन चैप्टर को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर कौन सा आता है? दीर्घन जीवत्यम अध्याय। तो ये बेसिक इंट्रो था। अब आएंगे पहले श्लोक पे। देखिए, आइए, सबसे पहले कुछ नहीं लिख रहा है, अथा तो दीर्घन जीवत्यम अध्यायम व्याख्यास्यम इति ही स्मः भगवान आत्रेय। देखिए क्या मतलब है, ये लाइन आपकी हर चैप्टर में आएगी, बस चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा। अभी दीर्घन जीवती है, फिर अपामार्ग तंडुलिया हो जाएगा, फिर आर्यवदी हो जाएगा। इस तरीके से बस आपका नाम चेंज होगा, ये लाइन सबके अंदर आएगी। बता दे रहा हूँ क्या मतलब है इसका। देखिए, इसमें कह रहे हैं, यानी अथा तो अब हम दीर्घम जीवितियम नाम के अध्याय की व्याख्या, व्याख्या मतलब उसके बारे में डिटेल में उसका वर्णन स्टार्ट करेंगे। इतिहास भगवान आत्रेयम। किसने कही है ये बात? ये भगवान आत्रेय ने कहा है। किसने कहा है? भगवान आत्रेय। भगवान आत्रेय कौन थे? पुनर्वसु आत्रेय जो थे आपके महर्षि पुनर्वसु आत्रेय, जिनके 6 शिष्य थे, जिसमें प्रमुख अग्निवेश थे। और अग्निवेश तंत्र ही आज हम चरक संहिता के नाम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये चीज़ आपको हमेशा मायने में रखनी है। इतिहास में हम डिटेल में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पुनर्वसु आत्रेय कौन थे, उनके 6 शिष्य कौन थे, उनमें से प्रमुख अग्निवेश थे। ठीक, चलिए अब देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आचार्य पुनर्वसु आत्रेय हैं, इनको भगवान आत्रेय नाम से बोला गया है। ठीक है, ये गुरु हैं। निर्देश किसको दे रहे हैं? अपने शिष्य को। शिष्य कौन है यहाँ पर? अग्निवेश है। तो यहाँ कहीं भी शिष्य का वर्णन आएगा, आप जनरली डिफॉल्ट में अग्निवेश को मानेंगे, और जहाँ कहीं भी भगवान या गुरु लिखा आएगा आप वहाँ पर पुनर्वसु आत्रेय को मानेंगे। चलिए, पहले पेज में ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी देखिए बात, जो भी पीजी पॉइंट से सब लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है अथातो। तो अथ का मतलब क्या होता है? देखिए, अथ जो है एक गुड वर्ड है, या कह सकते हैं एक मंगल सूचक। जैसे कि कोई भी हम शुभ कार्य की स्टार्ट करते हैं तो ओम लिखते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, रिद्धि सिद्धि लिखते हैं। ये क्या है? शुभ काम है। यानी किसी भी शुभ काम की स्टार्टिंग से पहले कुछ हम अच्छे वर्डों से ये उम्मीद करते हुए कि अगर हम इस नाम को बोलेंगे या इस नाम का जाप करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, इस उम्मीद को लेते हुए हम कुछ शब्दों का वर्णन करते हैं। तो अर्थ क्या है? एक मंगल सूचक, अच्छा हो इसके लिए नाम लिया जाता है इसका। फिर देखिए, यहाँ पर अध्याय का नाम क्या है? दीर्घन जीवती है। आपने अष्टांग हृदय पढ़ा होगा। अष्टांग हृदय में अध्याय 1 का नाम क्या था? आयुष्कामी अध्याय, नाम याद करना है। सुश्रुत में जब आप अध्याय 1 पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा आएगा? वेदोत्पत्ति अध्याय। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो कुछ ही पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ हाईलाइट कर रहा है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना किताब में। अब देखिए कितना अच्छा है, नोट्स से पढ़ने के ऊपर एडवांटेज सबसे अच्छा यही रहता है कि हम पूरी किताब ही पढ़ लेते हैं और हमें पता है किताब से, इस किताब से बाहर पीजी में शायद ही कुछ जाए, तो क्यों ना हम किताब को ही पढ़ लें। देखिए,
फिर यहाँ पे नीचे 3 मैंने चीज़ हाईलाइट कर रखी, देखिए एक शब्द आया है ईषणा। ईषणा का मतलब क्या होता है? इच्छा, डिजायर। हर किसी व्यक्ति की इच्छा होती है, तो यहाँ पर मूल इच्छाओं की बात करी गई है या बेसिक डिजायर की बात करी गई है कि हर व्यक्ति को ये 3 इच्छाएं रहती हैं। देखिए पहली प्राण ईषणा। प्राण ऐशना, देखिए 3 बताई गई है, प्राण, धन, परलोक। पहली प्राण क्यों बताई गई? देखिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने प्राण की इच्छा रहती है, अपनी प्राण की चिंता रहती है कि क्योंकि अगर वो जीवित ही नहीं रहेगा तो संसार के और साधनों का, ये संसार के और सुखों का उपभोग ही नहीं कर पाएगा। तो अब वो ध्यान रखना है, हर मनुष्य को सबसे पहले अपने प्राण की चिंता रहती है। नंबर 2 पे आता है धन। जब प्राण है तो उसके बाद धन भी चाहिए, जब आपके पास जिंदगी है तो आपके पास पैसा होना चाहिए खर्च करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। नंबर 3 परलोकेशना, यानी जब हमारा मृत्यु हो जाए, हम दूसरे लोक में चले जाएं तो हमको परलोक में भी सुख मिले, ये भी हमारी इच्छा रहती है। यानी 3 इच्छा है। पहली इच्छा ये है कि हमारे प्राण बने रहें, हमारी मृत्यु शीघ्र ना हो। नंबर 2 हमारे पास रुपया पैसा होना चाहिए। नंबर 3 परलोकेशना, क्या कहते हैं, यानी हमें स्वर्ग लोक में भी सुख मिले या दूसरे लोक में जब हम इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जाएं तो वहां भी सुख मिले। ठीक है, चलिए ये 3 मार्क करेंगे, प्राण, धन और परलोक। ठीक है, चलिए अब देखिए नीचे एक बात और कही है, डिटेल में हम इसको विमान स्थान में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको भी पता है कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मनुष्यों की आयु का ह्रास हो रहा है। यानी पहले मनुष्यों की आयु ज़्यादा हुआ करती थी, क्रमशः अब आयु का नाश हो रहा है, जिस कारण आयु क्रमशः घटती जा रही है। जैसे सतयुग में आपको पता है 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। आपको पता है त्रेता युग में कौन हुए थे? श्री कृष्ण, श्री राम हुए थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए थे, और हम सब मानव तो कलयुगी हैं, आपको पता ही है। देखिए सतयुग में आयु जो थी 400 वर्ष की हुआ करती थी, लोग पाप नहीं करते थे या बहुत कम करते थे, फिर थोड़ा सा पाप बढ़ा, त्रेता में 300 वर्ष आयु हो गई, 100 वर्ष घट गई। द्वापर में पाप और बढ़ा, आयु 200 वर्ष ही रह गई, और जब कलयुग में पाप इतना बढ़ गया तो 100 वर्ष ही रह गई, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है आयु 100 वर्ष से भी कम होती जा रही है। आजकल आदमी 50-60 साल पर भी बोल जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, सतयुग में 400, त्रेता में 300, द्वापर में 200, कलयुग में 100। कितना ईजी है देखिए। तो आपको याद करो, इसके लिए ट्रिक है, सत तेरे द्वार पर कलयुग खड़ा। सत तेरे, सत से सतयुग, तेरे से त्रेता युग, द्वार पर से द्वापर युग, कलयुग खड़ा से कलयुग। तो आपको ध्यान रखना ये ट्रिक से, सत तेरे द्वार पर कलयुग खड़ा। कोशिश करूंगा जितना होगा ट्रिक्स से आपको याद करा दूंगा। कुछ ट्रिक्स बनाई हुई हैं, कुछ ट्रिक्स मैंने अपने सीनियर से, टीचर से सीखी हैं। जितना भी है सब कुछ लगा लोगोगे, आपको इतना बढ़िया कर दूंगा, कंटेस्ट हो जाएगी चरक, बस आप थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ बात करी गई है त्रिवर्ग क्या होता है, इनको मैं डिटेल में आपको आगे बताया गया है। सबसे पहले देखिए सूत्र स्थान के बारे में कहते हैं। जो देखिए सूत्र स्थान है, इसको पहले क्यों पढ़ा गया? देखिए सूत्र स्थान को क्या बोलते हैं? श्लोक स्थान भी बोलते हैं। देखिए सूत्र, कुछ एक चीज आई है सूत्र, मैंने फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको बताया था। देखिए सूत्र मतलब जनरली अगर मॉडर्न में बोले तो फॉर्मूला, कोई भी चीज का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? अल्प शब्दों में, कम अक्षरों में या कम शब्दों में ज्यादा बात को कह देना। जैसे मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो मैं क्या बोल देता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है। अब आप कितने भी न्यूमेरिकल्स आ जाए जिसमें एरिया निकलवाओ, उसमें अगर आपको एल और बी की वैल्यू पता होगी, फट 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 आप कैलकुलेट कर दोगे। यानी हमने एक चीज जनरलाइज्ड कर दी और उसको आगे जाके अप्लाई कर देंगे, डेट इज फॉर्मूला। तो सूत्र भी वही चीज है कि सूत्र, हमने किसी चीज का सूत्र बांध लो, यानी कोई भी चीज का हमने बेस पकड़ लिया या डिफॉल्ट पकड़ लिया तो उसके बाद हम उस चीज को सब जगह अप्लाई कर देंगे। यानी सूत्र स्थान का मतलब क्या है? सूत्र स्थान जहां पर सूत्र रहते हो, सूत्रों का स्थान। सूत्र क्या होते हैं? कम शब्दों में ज्यादा बात, या कह सकते हैं कम शब्दों में उसने कई सारे अर्थों को अपने अंदर समा लिया है। डेट वाई वी कॉल्ड एज सूत्र। अब देखिए जो सूत्र स्थान है इसका 2-3 नाम और हैं। एक सिर स्थान भी बोलते हैं इसको। सिर स्थान क्यों? श्रेष्ठ है। सिर स्थान क्यों? श्रेष्ठ है। पूरे आपको चरक संहिता के बारे में इसमें रिव्यू मिल जाएगा, या पूरा सूत्र स्थान पढ़ के चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। जब सूत्र के बाद मैं आपको निदान बताऊंगा, विमान बताऊंगा, तो आपको उसमें काफी सारी बातें ऐसी होंगी जो कहेंगे सर ये तो मैंने आपसे पहले ही पढ़ लिया।
ये तो आपने अध्याय 1 में या अध्याय 5 में बता दिया है, अब दोबारा क्यों बता रहे हैं? तो देखिए गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, इसलिए कहा गया है सूत्र स्थान, सिर स्थान है, श्लोक स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। तब को ध्यान रखना है, सूत्र स्थान को श्रेष्ठ बताया गया और क्या बोला? सिर शुभम, ये सिर है। जिस तरीके से हमारे शरीर में जो हमारा सिर होता है, हेड होता है, इसको श्रेष्ठ बताया गया है। संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां हमारे सिर प्रदेश में होती हैं, जिस कारण हमारे सिर को श्रेष्ठ बताया गया है। उसी तरीके से संपूर्ण, कह सकते हैं संपूर्ण सूत्रों का वर्णन या संपूर्ण ज्ञान का वर्णन अकेले एकमात्र सूत्र स्थान मिल जाता है, जिस कारण सूत्र स्थान को श्रेष्ठ बताया गया है। देखिए लेक्चर हिंदी वाला बच्चा हो चाहे इंग्लिश वाला बच्चा हो, दोनों को समझ में आ रहा हो, गारंटी अगर आप इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो भी आपको कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो नहीं मिले या समझ में नहीं आए। कोई भी क्वेरी हो, मेरा नंबर आपके पास है, ग्रुप है डिस्कशन के लिए, आपके लिए ऐप पर भी ग्रुप बना रखा है, ओपन डिस्कशन है, आप कहीं भी डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए कितनी सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे आपको पता है कि अब तो हमारा ऐप भी है, ऐप पे सारे लेक्चर्स रहते हैं अपलोडेड, ऐप पर एक ग्रुप है जिस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, ओपन डिस्कशन। उसके अलावा व्हाट्सएप पर डिस्कशन कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर देंगे जब मैं फ्री होऊंगा, आप या तो आपकी कॉल रिसीव कर लूंगा, नहीं तो कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, तो अपन और हफ्ते में एक दिन आपको पता है डाउट सेशन भी रखने वाले हैं, जिससे आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ सकें और जो ना आए उसका क्या कहते हैं फेस टू फेस अपन क्या कहते हैं सॉर्ट आउट कर सकें। फिर देखिए कुछ चार चीज़ आएंगी, डेट इज अनुबंध चतुष्टय। देखिए चतुष्टय का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ चार, इसमें चार चीज़ आती हैं, अविधेय, प्रोजन, संबंध, अधिकारी। तो आप याद करेंगे एपीए से, क्या याद करेंगे? एपीए से। चलिए पहला इसमें देखिए चारों को एक एक करके समझेंगे, अविधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। पहला आता है अविधेय। देखिए अविधेय, देखिए अविधेय में तीन चीज आती हैं आपकी, एक तो हेतु, एक दोष, एक द्रव्य। आगे जाके बताऊंगा इन तीनों को आप स्कंद त्रय बोलते हैं। हेतु का मतलब होता है रोग की उत्पत्ति में जो भी कारण है, जैसे मैंने बोला क्या कहते हैं कि मैंने ठंडा ठंडा दही खा लिया जिस कारण मुझे क्या कहते हैं जुकाम हो गया, डेट इज हेतु। तो दही क्या हुआ? हेतु, जिसके कारण रोग की उत्पत्ति हुई, यानी हेतु से रोग की उत्पत्ति होती है, कह सकते हैं रोग की उत्पादक कारण को ही हेतु बोलते हैं या निदान बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि किसी ने वातज आहार विहार का सेवन करा, फिर उसको शूल हो गया या फिर उसको वातज व्याधि हो गई, तो जो उसने वातज आहार विहार किया वो क्या है? निदान है या हेतु है, ये जो कारण है जिसने रोग की उत्पत्ति में एक अहम भूमिका अदा करी। तो आपको ध्यान रखना है कि हेतु का मतलब क्या होता है? द जनरेटिव रीजन, ठीक है, द कॉज, डेट इज हेतु। दोष आपको बताएंगे वात पित्त कफ, ठीक है, जिनके प्रकोपित होने पर रोग की उत्पत्ति हो जाए। एक आया है द्रव्य। द्रव्य यहाँ पर आप कह सकते हैं औषध, मेडिसिन के लिए यूज हुआ है, यानी पहले हमने रोग की उत्पत्ति के कारण जाने, फिर हमने कौन कौन से दोष प्रकोपित हुए हैं ये जाने, फिर हमने उनको शमन, उनको शांत करने के लिए औषध का प्रयोग किया। इस तरीके से आप स्कंद त्रय को समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको सब बताऊंगा स्कंद त्रय क्या होता है, त्रिवर्ग क्या होता है, त्रिदंड क्या होता है, इन सब के लिए कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा एक पेज में। नंबर 2 प्रयोजन। प्रयोजन आपको पता है, देखिए अगर मैं आपसे प्रयोजन दो चीज का यहाँ पर बात करी गई है। पहला प्रयोजन आता है आयुर्वेद का प्रयोजन। देखिए आयुर्वेद का प्रयोजन आपको पता ही है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मात्र से विकार प्रशमनम चा, ये आपको आयुर्वेद का प्रयोजन है। एक आता है आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। ठीक है, देखिए आयुर्वेद का प्रयोजन क्या था? स्वास्थ्य, व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी जो हेल्दी है उसको फिट एंड फाइन रखना, और जिसको डिसीज हो गई है उसको डिसीज फ्री रखना। ये किसका है? आयुर्वेद का है। लेकिन आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन अलग है। देखिए तंत्र यानी जो हमारी किताब है या जो हमारा शास्त्र है, इसका प्रयोजन, इसका मोटिव क्या था? अब ध्यान करेंगे, धातु साम्य क्रिया चा उक्ता तंत्र से प्रयोजनम। ये श्लोक मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। आगे जाके मैं श्लोक आपको याद कराऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य क्रिया। देखिए क्या होता है, देखिए दोष तो कभी भी वैषम्य हो जाते हैं, यानी दोष तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, दोष तो घटते बढ़ते रहते हैं, तो हमको उन पर फोकस नहीं करना। यानी दोष घटते बढ़ते रहते हैं, जरूरी नहीं कि दोष जब भी घटे बढ़े हमारे अंदर रोग की उत्पत्ति हो। ठीक है, लेकिन जब भी धातु के अंदर विषमता डेवलप होगी, जब भी धातु के अंदर विषमता डेवलप होगी तब हमारी रोग की उत्पत्ति होगी। यानी जब भी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनमें से कोई भी धातु या तो बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या होगा? रोग की उत्पत्ति होगी। यानी दोषों के कम होने से या बढ़ने से दोष की उत्पत्ति हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन धातु की विषमता, धातु के घटने बढ़ने से रोग की उत्पत्ति होना तय है। तो हमारे आयुर्वेद तंत्र का मोटिव क्या होना चाहिए कि इन धातुओं की विषमता, इन धातुओं की मात्रा में गड़बड़ाहट,
कभी नहीं हो। यानी धातु साम्य क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जो हमारी धातुओं को साथ में या नॉर्मल बना के रखे। चाकुता तंत्र से प्रयोजनम, यही हमारे आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। यानी जिन धातुओं के ऊपर नीचे होने से, विषम होने से रोग व्याधि की उत्पत्ति हो रही है, उनको सम्य अवस्था में रखना, उनको साथ में, उनको बैलेंस्ड कंडीशन में रखना, यही हमारे आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है। कितना इजी है। नंबर 3 संबंध। देखिए संबंध क्या है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है इसके बीच में जो रिलेशन है, डेट इज संबंध। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नंबर 4 अधिकारी। तो देखिए नंबर 1 अधिकारी की बात करें तो इसमें बताया गया अधिकारी 3 बताए गए हैं, ब्राह्मण, पंडित, क्षत्रियों को और वैश्यों को। इन तीनों को ही शास्त्र के अधिकारी दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन आगे जाके शूद्रों को भी इसका अधिकारी दे दिया गया है। यानी स्टार्टिंग में कहा हमारे आचार्य चरक ने या अग्निवेद जी ने कि इसको पढ़ने का अधिकार 3 लोगों के पास है, जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है। लेकिन हमारे बाद में क्या कह दिया आचार्य ने कि जो शास्त्र को पूरी श्रद्धा से पढ़े, पूरे मन से पढ़े, जो अपने गुरु की आज्ञा माने, जो मन से साफ हो, कोई भी हो, भले ही चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी शास्त्र को पढ़ सकता है अगर वो मन से पवित्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बोला है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही इसके योग्य है। लेकिन आगे जाके क्या बोल दिया कि कोई भी इसको पढ़ सकता है अगर उसका मन पवित्र है और वो श्रद्धा रखता है तो। फिर इसके बाद 4 प्रकार के सूत्रों का निर्देश आया है, दैट इज गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र, एक ही सूत्र। देखिए गुरु सूत्र क्या है, देखिए गुरु सूत्र यानी वो सूत्र जिसमें जो गुरु है अपनी बातों को कहे, यानी जिस सूत्र के माध्यम से गुरु अपने मत को स्पष्ट कर रहा है, डेट इज गुरु सूत्र। शिष्य सूत्र क्या है, यानी सबसे पहले क्या हुआ, गुरु ने निर्देश दिए, जैसे अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, डेट इज गुरु सूत्र। फिर आपने मुझसे पढ़ा, आपने पढ़ के कोई डाउट पेश किया, कोई क्वेश्चन लाए, कोई कंफ्यूजन हुआ, डेट इज शिष्य सूत्र। यानी गुरु के उपदेशों को सुनने के बाद शिष्य अपनी शंकाओं को, अपने डाउट को जिस सूत्र से दूर करता है, डेट इज शिष्य सूत्र। फिर आता है प्रतिसंस्कृत सूत्र। देखिए प्रतिसंस्कृत सूत्र क्या है, जो प्रतिसंस्कृता प्रस्तुत करे। जैसे कि आपको पता है कि चरक संहिता के प्रतिसंस्कृता कौन है, अग्निवेश। तो अग्निवेश क्या कहते हैं, जो प्रतिसंस्कृत कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं, डेट इज प्रतिसंस्कृत सूत्र। यानी गुरु ने बोला गुरु सूत्र, शिष्य ने कंफ्यूजन को दूर किया, शिष्य सूत्र, और जो प्रतिसंस्कृता बोल रहा है, डेट इज प्रतिसंस्कृता सूत्र। फिर है एक सूत्र। देखिए एक ही सूत्र में क्या होता है, जैसे कहीं भी क्या हुआ, जैसे मैं अभी वात पित्त कफ के गुण आपको समझा रहा हूँ, वात पित्त गुण अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, चरक में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन चरक में पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोल दिया देखो बागवट में ये गुण बताए गए हैं, चरक में ये गुण बताए गए हैं। यानी मैं जब चरक पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर बागवट की बात कर दी, डेट इज एक सूत्र। यानी किसी स्थान पर जब एक आचार्य की बात चल रही है, वहां पर दूसरे आचार्य के सिद्धांत को बीच में ले आना या उसका उदाहरण देना। जैसे मैंने बताया कि आचार्य बागवट ने क्या कहते हैं, जो व्यान वायु है उसका स्थान सर्व शरीरगत बताया है, जबकि आचार्य चरक ने हृदय बताया है। यानी मैंने यहाँ पर क्या करा, एक रेफरेंस लाया किसका, आचार्य बागवट का, जबकि बात चरक की चल रही है। यानी जब भी कहीं दूसरे आचार्य की बात आ जाएगी, उनकी सिद्धांत की बात आ जाएगी, डेट इज एक सूत्र। तो उम्मीद आपको ये चारों सूत्र समझ में आ गए। गुरु सूत्र जिससे अपने वाक्यों को या अपने मत को गुरु स्पष्ट करे, शिष्य सूत्र गुरु के बोलने के बाद या समझाने के बाद जो डाउट हो, जिस सूत्र से विद्यार्थी दूर करे, डेट इज शिष्य सूत्र। प्रतिसंस्कृता सूत्र क्या होता है, जो प्रतिसंस्कृता अपने वाक्यों को या अपनी बातों को प्रस्तुत करता है, डेट इज प्रतिसंस्कृता सूत्र। एक ये सूत्र क्या होता है, जब किसी स्थान पर एक आचार्य की बात चल रही हो लेकिन दूसरे आचार्य के सिद्धांत का उदाहरण लिया जाए, डेट इज एक सूत्र। तो 4 प्रकार के सूत्र, चारों प्रकार के अनुबंध चतुष्टय, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए क्या मतलब रहता है, इनको मैं कॉपी में उतारता, फिर आप उसको याद करते, फिर किताब में ढूंढते कि ये कहाँ पर दिया गया है, कोई मतलब नहीं निकलता। अब क्या हुआ, डायरेक्ट किताब में बता दिया, आपकी मेहनत बच गई, आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये किताब तो मेरी सर ने मेरी क्लास में पढ़ा दी, यानी साथ हैंड टू हैंड मेरी किताब पूरी होती जा रही है। देखिए किताब पूरी नोट से पढ़ाना तो बहुत आसान है, मैं पढ़ाऊंगा, देखिए 4 प्रकार के सूत्र हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये 4 प्रकार के चतुष्टय हैं ऐसे ऐसे, और सीधे बोल कर निकल जाऊंगा। देखिए किताब में बताऊंगा तो उसके आसपास जो चीज़ हैं वो भी मुझे बतानी पड़ेगी, यानी पूरी किताब कवर करनी पड़ेगी। देखिए मेरे लिए किताब में ज़्यादा मेहनत है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर मेहनत से बच रहे हैं। देखिए मेहनत से मैं कभी नहीं बचा, और आगे भी उम्मीद यही है कि बस आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए।
आप लोग की जो रिव्यू मिलते हैं यार, मज़ा आ जाता है, यकीन मानिए। बस आप लोग पढ़ा करिए थोड़ा, और जो ना आया करे ग्रुप में डाला करिए कि सर ये इसका फ़ोटो क्लिक करके डाल दिया या ऑडियो डाल दी, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ आप मुझे बताइए, ये चीज़ समझाइए, तो मैं फिर उस पर प्रयास करूँगा। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। 7 प्रकार के चतुष्क हैं, तो चतुष्क अपन यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। चतुष्क मैंने आपको नोट्स में ऐड ऑन कर दिए हैं, और ये मैंने एक हिसाब से आपको बता भी दिए हैं। ये देखिए, चैप्टर अध्यायों की संख्या है, सूत्र स्थान में 30 चैप्टर हैं। 30 चैप्टर में 7 चतुष्क में बांटे गए हैं, एक संग्रह द्वय है। 7 चतुष्क में, यानी एक चतुष्क में 4 चैप्टर हैं, तो 7 में 28 होंगे। संग्रह द्वय, एक संग्रह द्वय मतलब उसमें 2 चैप्टर, द्वय मतलब 2। तो आपको याद करने कितना ईजी है। देखिए, आपको इसी बहाने चैप्टर्स के नेम याद हो जाएंगे, इसी प्रकार से चतुष्क के नाम हो जाएंगे। ठीक है, तो भेषज, देखिए सबसे पहले आचार्य चरक ने भेषज की बात करी, तो आपने अभी मेरे ख्याल से शायद भेषज कल्पना पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, भेषज का मतलब क्या होता है? औषधि। क्या मतलब होता है? भेषज का मतलब औषधि। यानी सबसे पहले चतुष्क में, या सबसे पहले हमारे आचार्य चरक ने यहाँ पर औषधि की बात कर ली। नंबर 2 स्वास्थ्य, यानी यहाँ पर दिनचर्या की बात करी है, ऋतुचर्या की बात करी है, नावेगान धारणीय, ये आपने पहले ही पढ़ा है अष्टांग हृदय में। यानी सबसे पहले आचार्य ने भेषज की बात करी, फिर कैसे हेल्दी रहें ये बात करी, फिर निर्देश दिए जिसमें खड्डाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, त्रिशनीय वाद कला का लिया गया। फिर कल्पना चतुष्क में स्नेहन, स्वेदन, उपकल्पनीय, चिकित्सा प्रवर्तियम अध्याय, ये सब बात करी गई। फिर रोग चतुष्क में क्रियंत शीर्षियम, त्रियशोथियम, अष्ट उदरियम, महारोग की बात करी गई। योजना में अष्टोनिंदित्यम, लंघन भृंगड़ियम, संतर्पणियम, विधि शोणित्यम की बात करी गई। अन्नपान में यज्ञ पुरुषम अध्याय, आत्रेय भद्रकाप्यम अध्याय, अन्नपान विधि अध्याय, विविध आशित प्रीतियम अध्याय, दश प्राणायतियम अध्याय, अर्थे दश महामूल्यम अध्याय, इनकी बात करी गई। ये संग्रह द्वय में आते हैं, लास्ट के 2। मैंने ग्रीन कलर से आपके चैप्टर्स के नंबर डाल रखे हैं, और ब्लू कलर से मैंने चैप्टर के नेम लिख रखे हैं, और जो हाईलाइटेड हैं ये 7 चतुष्क के नाम हैं। सबसे पहले भेषज, जब आपने दवाई खाई, कैसे याद करोगे? सबसे पहले हमने दवाई खाई तो हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हमें साथ साथ कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं। तो फिर एक कल्पना नाम की लड़की है, जब लड़की है तो उसको कोई रोग हो गया, जब रोग हो गया तो हमने प्रॉपर प्लानिंग करी, और प्लानिंग किसकी करी? खाने की प्लानिंग करी। यानी सबसे पहले मैंने दवाई ली तो मैं स्वस्थ हो गया, स्वस्थ तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, मैंने रूल्स फॉलो कर लिए। लेकिन एक कल्पना नाम की लड़की ने रूल्स फॉलो नहीं किए, तो उसको रोग हो गया। अब रोग हो गया तो रोग ठीक करना है, ठीक करने के लिए हमने प्लानिंग करी। प्लानिंग किसकी करी? भोजन की है। जब भोजन की प्लानिंग कर दी तो कल्पना ठीक हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले भेषज चतुष्क, भेषज हमने दवाई ले ली, फिर हैवी दवाई लेके हम हेल्दी रहे, फिर हमने कुछ रूल्स फॉलो नहीं करे, निर्देश चतुष्क फॉलो नहीं करा, तो कल्पना नाम की लड़की थी, उसको रोग हो गए। जब रोग हुआ तो हमने क्या करा? एक प्लानिंग बनाई, फिर हमने क्या करा? प्रॉपर अन्नपान कराया। जब प्रॉपर हमने अन्नपान दिया तो वो ठीक हो गई। फिर क्या कहते हैं, संग्रह 2 है लास्ट में। तो आपको ऐसे करके चीज़ों को याद करना है, जितना स्पेसिफिकली हो सके, जितना ईजी हो सके मैं कराऊंगा याद। देखिए, फिर आता है नंबर 1 पॉइंट, आयुर्वेद अवतरण। तो यानी कि यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो मेन चैप्टर अपन बेसिकली कल से रखेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको क्या कहते हैं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो समझ में ना आया होगा आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपके ऐप पर आ जाएगी। बाकी कोई भी क्वेरी है, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया रजिस्ट्रेशन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कोई समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल स्टूडेंट।